हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। चैप्टर 4 में जो हम पहले कर चुके हैं केमिकल रिएक्शंस, वो हमने की थी मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन विद वाटर, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन के लिए बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर कैसे वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, इस बात का पता लगाया। इसके साथ साथ हमने सल्फ़र का जो है उसको भी बर्न करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाया और उसका जो नेचर है वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हमने चेक किया कि वो एसिडिक है या बेसिक है। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि जो मेटल हैं वो कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करके, जैसे आयरन है वो रस्ट बनाता है और कॉपर जो है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन लेयर बनाता है। इसके बाद जो आज हमने पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड्स। तो एसिड्स जो हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमने पढ़ना है। जैसे कि आप यहाँ पीडीएफ में देख पा रहे हैं कि जो एसिड हैं वो आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो एसिड रिएक्टिव होते हैं ज़्यादातर, तो वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जनरली ये होता है कि जो मेटल होते हैं वो, ये हम पढ़ रहे हैं आज कि मेटल की जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ क्या होगी। अब जैसे कि यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें देख पा रहे हैं कि जो एसिड्स हैं वो ज़्यादातर सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो आप ये रिएक्शन याद कर सकते हैं यहाँ पर, मेटल प्लस एसिड और साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उस मेटल का साल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से जो आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ना है, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ लेते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ रिएक्शन देख पा रहे हैं, इस रिएक्शन में यहाँ पर ये सिंबल फॉर्म में और ये यहाँ पर वर्ड में इक्वेशन लिखी हुई है, जिसमें मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जो साल्ट है वो मेटल का तैयार होगा। तो यहाँ पर जो ये HCl था, HCl में से जो क्लोरीन है, क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ ऐड होकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया और जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर, ये वाली हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो गई। तो ज़्यादातर जो भी मेटल रिएक्ट करेगा वो हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है। उस एक्टिविटी को आप पढ़ भी सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल से बताया है कि हमें क्या करना है। टेस्ट ट्यूब लेनी है, 6 टेस्ट ट्यूब लेनी है और हमें कुछ मेटल के सैंपल भी लेने हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और कुछ नॉन मेटल के जो हैं वो भी हम सैंपल लेंगे, जैसे चारकोल और सल्फर। तो हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का अलग अलग टेस्ट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कौन जो मेटल रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हमें कैसे पहचान मिलेगी कि कैसे होगा रिएक्शन। यहाँ ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको कुछ मेटल्स के नाम लिखे गए हैं। इन मेटल्स के नाम में ये देखिए आप, यहाँ पर ये मेटल्स के नाम हैं पोटाशियम, सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। और यहाँ साथ के साथ आपको रिएक्टिविटी भी बताई गई है कि जो सबसे ऊपर मेटल हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और इसके नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं जो रिएक्टिविटी है मेटल की वो कम होती जाती है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो एसिड के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर डाइल्यूट एसिड के लिए बताया है कि जो डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट क्या होता है, ऐसा एसिड जिसको हमने पतला कर दिया है वाटर ऐड करके, यानी कि जो एसिड होते हैं प्योर फॉर्म में कंसनट्रेटेड होते हैं, जब हम रिएक्शंस में उनको यूज़ करते हैं तो उनको डाइल्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटाशियम की और सोडियम जो है वो वायलेंट रिएक्शन होती है डाइल्यूट एसिड के साथ भी,
उसके बाद जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो रैपिड बबलिंग दिखाते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो भी रैपिड बबलिंग दिखाएगा, लेकिन शुरू में जो है वो स्लो होगी ये रिएक्शन। उसके बाद जिंक और आयरन स्लो बबलिंग दिखाएगा। ये जो बबलिंग होती है ये हाइड्रोजन गैस की ही होती है। जितने भी एसिड मेटल के साथ अगर बबलिंग दिखाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस ही होती है, क्योंकि जितने भी हम एसिड्स यूज़ करते हैं उनमें हाइड्रोजन एक मेन कंपोनेंट होता है। उसके बाद ये जो मेटल हैं टिन, लेड, कॉपर, ये रिएक्शन स्लो दिखाएंगे। जैसे टिन और लेड धीरे रिएक्शन दिखा रहा है, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम ये रिएक्शन नहीं दिखा रहे डाइल्यूट HCl के साथ। लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कॉपर है वो भी रिएक्शन दिखाता है, जबकि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखाते। उसके बाद आगे जो है ये कैसे टेस्ट करेंगे हम कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस ही है। उसके लिए हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक टेस्ट है ये, जिसको हम कहते हैं कि ये पॉप साउंड टेस्ट है। ये पॉप साउंड टेस्ट कैसे है, हम कैसे चेक करेंगे इसको? उसके लिए हम जिस भी टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन हो रही है उस टेस्ट ट्यूब में के आसपास बर्निंग मैच स्टिक को लेकर जाएंगे। अगर वो गैस हाइड्रोजन होगी तो वो तेज़ी से जलेगी और एक साउंड प्रोड्यूस होगी, एक्सप्लोसिवली मेक ए लाउड साउंड। और ये जो लाउड साउंड है यही पॉप साउंड है। हाइड्रोजन के लिए ज़्यादातर हम यही टेस्ट करते हैं, जिसको हम पॉप साउंड टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो एसिड और के साथ तो रिएक्शन हमने देख ही लिया है, हमने डिटेल भी पढ़ी और हमने ये भी पता कर लिया कि ज़्यादातर जो मेटल हैं वो कौन कौन से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और कौन से कम रिएक्ट करते हैं। कॉपर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो रिएक्ट करता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो गर्म करने पर भी रिएक्ट नहीं करता। अब जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कि जो बेस हैं वो कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। जो बेसिस की जो रिएक्शन है मेटल के साथ वो कैसी है। ज़्यादातर मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ मेटल जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेंगे और साथ में फिर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर आप वही पॉप साउंड वाला टेस्ट जो है मेटल देंगे किसके साथ, बेस के साथ। तो ये यहाँ पर रिपीट किया है कि बेसिस आल्सो रिएक्ट विद सर्टेन मेटल लाइक जिंक और एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक एंड वाटर टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करती है, ये डिस्प्लेस कर देती है एक मेटल को, उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। कौन सा मेटल? दूसरा मेटल जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं तो ये डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, ये यहाँ पर डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट from its compound. Both metal and non-metal take part in displacement reaction। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों हिस्सा ले सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ये जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं ये इसी एक्सपेरिमेंट के लिए हैं कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार करके उसमें आयरन नेल अगर डाल देंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके लिए आप एक एक्टिविटी करेंगे जो कि आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 4.8। तो उस एक्टिविटी में पूरा डिटेल से बताया गया है कि उसको हमने कैसे करना है। इसके लिए हम 5 बीकर तैयार करेंगे, बीकर A, B, C एंड D एंड E। हमने जो पहले 2 बीकर तैयार किए हैं वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के तैयार करने हैं और बाकी के 3 जो बीकर हैं उसमें 2 में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और 1 में आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है।
ये सॉल्यूशन तैयार कैसे करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 ml ऑफ बीकर लेकर उसमें 50 ml ऑफ वाटर डालकर 1 चम्मच जो जिस साल्ट को भी सॉल्यूशन हमने तैयार करना है उस साल्ट को डिज़ोल्व कर देंगे। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है तो कॉपर सल्फेट का पाउडर उसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच। इसी तरीके से अगर जिंक सल्फेट का बनाना है तो जिंक सल्फेट का जो पाउडर है वो ऐड करेंगे, और आयरन सल्फेट का बनाना है तो आयरन सल्फेट का पाउडर ऐड करेंगे। इस तरीके से आप जैसे कि यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं 5 बीकर हमने तैयार कर लिए हैं। ये यहाँ पर कॉपर सल्फेट, ये भी कॉपर सल्फेट का, ये जिंक सल्फेट का, ये जिंक सल्फेट का, और ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन जब हमारे तैयार हो जाते हैं तो हमने इसमें मेटल ऐड करने हैं, और मेटल हम कोई भी ऐड कर सकते हैं। हमें तो चेक करना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि नहीं होती। ये यहाँ पर देखो, ये जो रिएक्शंस दिखा रखी हैं ये इसीलिए दिखा रखी हैं आपको कि ये बीकर 1 है। बीकर 1 में हमने क्या ऐड किया, हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, हमने इसमें जिंक ग्रैन्यूल डाल दिए। जिंक ग्रैन्यूल हो गई या कॉपर टर्निंग्स हो गई, ये टुकड़े होते हैं मेटल के छोटे छोटे। तो पहले बीकर में हमने क्या डाले, जिंक ग्रैन्यूल डाल दिए। बीकर बी में हमने कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन है, इसमें हमने आयरन नेल ऐड कर दी। बीकर सी में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें हमने कॉपर टर्निंग डाल दिए। बीकर डी में आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें हमने कॉपर टर्निंग ही डाले हैं। और बीकर ई में हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल ऐड किए हैं। तो अब हमें ऑब्जर्वेशन चेक करनी है कि किस में क्या होता है। हम आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद रिएक्शन देख सकते हैं। ये जो बीकर है हमारा ए और बी, इन दोनों में तो रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक है वो कॉपर से, ये जो जिंक है ये इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर ये इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सेम इसी तरीके से बीकर बी में होगा कि जो आयरन है, ये वाला आयरन इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन यहाँ पर होती हैं। इन दोनों बीकर में रिएक्शन होंगी, और इन दोनों बीकर, 3 जो बीकर बच गए हैं सी, डी एंड ई, इनमें रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिएक्शन भी देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होंगी। ये हमें कैसे याद रहेगा कि किस में रिएक्शन होंगी या नहीं होगी, इसके लिए यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जो बच्चा याद कर सकता है इसको याद कर ले, तो उसको याद करने से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है या नहीं होती। और जो बच्चे याद नहीं कर सकते तो कम से कम जो आपकी बुक में दे रखा है वो ज़रूर याद कर लें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ मेटल्स के नाम हैं। ये देखिए, ये मेटल्स के नाम है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पर ये जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है, और जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो है पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जो नीचे की तरफ आता जाता है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 2 मेटल्स की बात करें, हम इन 2 मेटल की बात करें, जिंक एंड आयरन। तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, बट आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो हम ये कहेंगे कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। लेकिन जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण आयरन को तो डिस्प्लेस कर सकता है, पर आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए हमने जो अभी अभी यहाँ पर ये बीकर देखे हैं, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं हमारी बीकर सी, डी एंड ई में, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर ये कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसमें भी कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, और इसमें आयरन जिंक से लेस रिएक्टिव है, इसमें इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसके बाद जो है, हम अगर इनकी रिएक्शन लिखना चाहें कि रिएक्शन क्या होंगी, तो यहाँ पर
रिएक्शन आप बुक से देख सकते हैं। वैसे मैं रिपीट भी कर देती हूँ कि क्या होगा। फर्स्ट जो बीकर है उसमें यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, उसमें जिंक ग्रैन्यूल डाले तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और दूसरा जो बीकर है उसमें हमारा कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल है, तो ये बन जाएगा एरो मार्क लगाकर आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। और ये जो बाकी के जो 3 बीकर हैं इनमें हम लिखेंगे देयर इज़ नो रिएक्शन। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है लास्ट में दे रखा है एक टॉपिक जिसमें आपको एलिमेंट और एटम के बारे में समझाया गया है। तो ये एलिमेंट क्या है, ये आप देख पा रहे हैं। एक यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की फ़ोटो है, यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल है, ये भी पीरियोडिक टेबल है जिसमें सारे एलिमेंट यहाँ पर रखे गए हैं। तो सारे एलिमेंट को एक अरेंजमेंट के अनुसार रखा गया है, उस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इसमें जितने भी नाम आप देख पा रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, एलिमेंट के नाम हैं। ये सब डिटेल आपको 10th क्लास में डिटेल से पढ़ाए जाएंगे। फ़िलहाल सिर्फ आपको एलिमेंट की डेफिनेशन बताई जा रही है कि एलिमेंट क्या है। ये देखिए, इन केमिस्ट्री an element is a pure substance consisting only of atom that all have the same number of proton in their atomic nuclei। इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्योर फॉर्म का अगर कोई सब्सटेंस है उसमें जो भी एटम पाए जाएंगे वो सेम होंगे। यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटोन। अब ये प्रोटोन क्या है, प्रोटोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसके सब पार्ट हैं। तो सब पार्ट जो हैं वो मिलकर बनाते हैं। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब है कि जो एटम होंगे वो एक जैसे ही होंगे। तो किसी भी प्योर फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस को हम देखते हैं तो उसमें अगर एक जैसे एटम हैं तभी वो एलिमेंट बना पाता है। और एलिमेंट जो है वो आप देख पाते हैं, आयरन, प्योर आयरन एक एलिमेंट है, प्योर कॉपर एक एलिमेंट है, प्योर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या किसी भी एलिमेंट का हम नाम लें, अगर आप उसको देख पा रहे हैं लेकिन वो प्योर फॉर्म में है तो वो एलिमेंट है। लेकिन अगर उसके साथ कोई और दूसरी चीज़ें अटैच हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि 2 एटम हैं, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। इसी तरीके से वाटर में अगर हम देखें तो वाटर में H2O जो फॉर्मूला है, H2 और O, तो H2 जो है वो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और O जो है वो ऑक्सीजन का एक एटम है। इसके बाद एटम क्या है, एटम जो है वो सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का। ये यहाँ पर डेफिनेशन है एलिमेंट एटम की, ये यहाँ पर डेफिनेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि एन एटम इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। द टर्म एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स इंडिविजुअल, यानी कि ये अकेला है। बिकॉज एटम आर द स्मॉलेस्ट थिंग्स इन द यूनिवर्स एंड कुड नॉट बी डिवाइडेड। एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, लेकिन हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। इसके बाद एक ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सब को हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड करते हैं। तो मेटलॉइड क्या है, मेटलॉइड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यूजेज ऑफ मेटल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी हमें टेबल दे रखी है जिसमें हम पहले आयरन के यूजेस देख लेते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कलेक्टिवली भी इनको लिख सकते हैं। आपकी बुक में कलेक्टिवली दिया हुआ है। आयरन, इट इज़ यूज्ड इन पिन, नेल्स, नट्स, बोल्ट, टूल्स, मशीन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेज एक्सेट्रा। उसके बाद एल्यूमिनियम के यूजेज हैं। It is used for making utensils, wire, furniture, parts of aircrafts, vehicles, machines, for packing food and medicines etc. पैकिंग फूड में आप जो एल्युमिनियम फॉयल देखते हो वही एल्युमिनियम का ही शीट होती है वो। उसके बाद कॉपर है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वायर, वेसल्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स एक्सेट्रा। उसके बाद गोल्ड है, ये ज़्यादातर ज्वेलरी में बनाने में काम आता है, कॉइन्स, मेडल्स बनाने में काम आता है। फिर सिल्वर
भी वही ज्वेलरी में, कॉइन्स में और मेडल्स बनाने में। प्लेटिनम यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, प्लग्स इन व्हीकल्स एक्सेट्रा। फिर सोडियम जो है, हम जो कॉमन साल्ट जो खाते हैं वो, उसमें NaCl फॉर्मूला होता है उसका NaCl फॉर्मूला होता है। तो Na जो है वो सोडियम है और Cl क्लोरीन है। उसके बाद लास्ट है कैल्शियम। कंपाउंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास एक्सेट्रा। उसके बाद है यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में जो यूजेज हैं वो हैं हमारे, सबसे पहले है सल्फ़र का यूज, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और बनाने में काम आता है। फिर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में काम आता है। नाइट्रोजन अमोनिया बनाने में और फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है। हाइड्रोजन को हम अमोनिया बनाने में और फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्लोरीन जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है, क्योंकि ये जर्म्स को किल कर देता है। और आयोडीन जो है वो आयोडीन टिंचर बनाने में, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाने में काम आता है, जो कि हमारे वाउंड पर काम आता है और उसको ठीक कर देता है। इस तरीके से आपका ये लेसन ख़त्म हो गया है। गुड डे, हैव ए नाइस डे।